ये आपने रिक्वेस्ट की थी कि थर्मोडायनेमिक्स पहले रिवाइज करा दीजिए, तो मैंने ये पहले थर्मो का रिवीजन करा दिया है। इसके अंदर थर्मो के रिवीजन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में कवर किया है। देखो, थर्मो में 3 चैप्टर होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स और एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैंने कंबाइंड फॉर्म में पूरी थर्मोडायनेमिक्स कवर कर दी है, ठीक है। अब अगेन मैं छोटे छोटे क्लिप में डलवा दूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी का है। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन। एक रॉड ये है ऊपर ए, एक ये है बी, दोनों वेल्डेड है, दोनों के लेफ्ट एंड भी आपस में कनेक्ट हैं और दोनों के राइट एंड भी आपस में कनेक्ट हैं। ये इस तरह से रॉड रखी है, एक रॉड ऊपर है एक नीचे, दोनों के लेफ्ट हैंड आपस में मिल रहे हैं, दोनों के राइट हैंड, ठीक है। देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 एंड K2। एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की K2। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड। कंपोजिट का मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूंगा ऐसे, तो लेंथ तो यही रहेगी, डी है, डी रहेगी। मगर बेटे मान लीजिए इसका एरिया ए था, साइड एरिया, और इसका भी मान लो ए है, तो बेटा कंबाइंड होने के बाद इसका जो टोटल एरिया आएगा वो 2a आएगा। भाई अभी ये रॉड अलग अलग है, जब मैं इनको कंपोजिट कर दूंगा, मिला दूंगा, जब दोनों रॉड मिल जाएंगी तो ऊपर से नीचे तक एक ही रॉड बनेगी, तो उसका एरिया 2a हो जाएगा। और जब दोनों रॉड मर्ज हो गई तो एक नई कंडक्टिविटी आएगी K। हाँ, यही चाहिए उससे, कंपोजिट रॉड की कंडक्टिविटी, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए उसे। कैसे मिलेगा? देखिए, आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है L/Ka। अगर मैं इस A का रेजिस्टेंस निकालूं Ra, तो इसकी लेंथ D है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और यहां तक का एरिया कितना है A। तो रॉड A का मैंने थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब रॉड बी का निकालता हूं, Rb, लेंथ कितनी है D, थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A। इसका निकाल। अब इस कंपोजिट रॉड का टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो ये कितना आएगा, लेंथ D, थर्मल कंडक्टिविटी K और एरिया 2a। मैंने रॉड A का भी थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया, B का भी और कंपोजिट रॉड का। अब सिंस दोनों के लेफ्ट एंड भी आपस में कनेक्ट है, दोनों के राइट एंड भी, जब दो रॉड के दोनों एंड आपस में मिल जाए, लेफ्ट हैंड से मिल जाए, राइट हैंड से, उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/Ra प्लस 1/Rb। ये रेसिप्रोकेट में लगेगा तो हर चीज रिवर्स करके लिखनी है, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसे उल्टा करके लिखना है। 2Ka/d, इसको उल्टा लिखना है K1a/d, इसे भी उल्टा करके लिखना है K2a/d। मैंने जो वैल्यू निकाली सबको रेसिप्रोकेट करके लिख दिया। अब इसमें से a/d थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। देखो आप 2 उधर ले जाइए तो टोटल क्या आ गया बेटा, K1 प्लस K2/2। ये कंपोजिट रॉड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई है, चेक कर लीजिए, आंसर आ गया K1 प्लस K2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडिएशन का है। द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught। देखिए, हमारी जो पावर है, ब्लैक बॉडी की पावर रेडिएटेड P है, और ये बॉडी जो मैक्सिमम रेडिएशन निकालेगी वो इस वेवलेंथ पे निकालेगी, जिसे हम डोमिनेंट वेवलेंथ कहते हैं। अब पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला ये होता है E सिग्मा A T की पावर 4, और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग डोमिनेंट वेवलेंथ इंटू T कांस्टेंट B के बराबर है। तो मैं यहां से टेम्परेचर T को लिख सकता हूं कांस्टेंट B अपॉन डोमिनेंट वेवलेंथ। अब वो टेम्परेचर मैं यहां पुट कर दूं तो मैं P को लिखूंगा E सिग्मा A
b की पावर 4 अपॉन लैम्डा d की पावर 4, इस तरह से। तो मैंने फॉर्मूला रेडी कर लिया है, मैंने फॉर्मूला बना लिया पावर रेडिएट का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि उसने हमें पावर तो दी मगर साथ में वेवलेंथ दी है, टेम्परेचर नहीं दिया है। तो मैंने पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बना लिया। ठीक है, इस समय पावर कितनी है, P है, और इस समय डोमिनेंट वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट। दैट बिकम्स इक्वेशन 1। आगे पढ़ते हैं, अगले सेंटेंस में क्या लिखा है, इफ द टेम्परेचर इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ दिस। अब हमने टेम्परेचर बदल दिया है जिसकी वजह से डोमिनेंट वेवलेंथ बदल गई है। पहले लैम्डा नॉट थी, अब हो गई 3 लैम्डा नॉट बाई 4। द पावर रेडिएटेड बिकम्स एनपी। अब जब आपने डोमिनेंट वेवलेंथ बदली है तो पावर भी बदलेगी, पावर बदलकर एनपी हो गई। तो इसी फॉर्मूले को दोबारा लगाएंगे, अब की बार पावर को एनपी लिखेंगे और डोमिनेंट वेवलेंथ की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 लैम्डा नॉट बाई 4 का स्क्वायर। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। तो हमने पहले फॉर्मूला बनाया, देखो हमारे पास पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला था मगर हमारे पास फॉर्मूला था टेम्परेचर के टर्म्स में, और उसने प्रोवाइड किया डोमिनेंट वेवलेंथ। तो पहले हमने अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, हमने फॉर्मूला बनाया पावर इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंट। अब इसको एक बार इनिशियली लगाया और एक बार फाइनली लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, ये जो P की वैल्यू आप देख रहे हैं मैं यहां इस जगह पुट कर दूंगा, यहां पर मतलब इक्वेशन 1 से वैल्यू P की उठाकर यहां रख दूंगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करने वाला हूं, मैं NP में P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर रख दूंगा और इस साइड कितना था, E सिग्मा A B की पावर 4 अपॉन 3 लैम्डा नॉट बाई 4 की पावर 4। कुछ नहीं किया मैंने, सेकंड इक्वेशन में जो NP था उसमें P की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा ली। अच्छा एक चीज नोट करेंगे आप, मैंने दोनों बार फॉर्मूले में E सिग्मा A B सब कुछ सेम लिया है। हाँ क्योंकि बॉडी तो वही है ना, पहले भी वही बॉडी थी, आगे भी वही बॉडी है, बॉडी नहीं बदली मैंने बॉडी का टेम्परेचर बदला, मैंने बॉडी का टेम्परेचर बदला जिसकी वजह से डोमिनेंट वेवलेंथ बदल गई और पावर रेडिएटेड बदली, बॉडी नहीं बदली। अब बॉडी क्योंकि सेम है तो उसकी इमिसिविटी, उसका एरिया, उसका कांस्टेंट भी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। देखिए ये सब E सिग्मा A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल होगा, B पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नॉट भी कैंसिल होगा, यह आएगा N इक्वल्स टू 4 ऊपर ले जाइए, 4/3 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार, और नीचे ऐसे ही 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। अब बेटे 4 इंटू 4 16 होता है, ऐसे ये भी 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 16 होता है 256। 3 इंटू 3 9, ये वाला 3 इंटू 3 भी 9 होगा, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81। तो n की वैल्यू आ गई 256 अपॉन 81। उसने क्या पूछा था देखते हैं, द पावर रेडिएटेड बाय NP द वैल्यू ऑफ n इज, उसने n की वैल्यू पूछी थी और अभी हमने निकाला n की वैल्यू कितनी आई थी, 256 अपॉन 81 इतनी आई थी। चेक कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरी का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन नीट में 2 या 3 बार आ चुका है, मगर ये है थ्योरी, कोई भी टीचर इसे क्लास में एज ए थ्योरी डिस्कस करता है, हम एज ए क्वेश्चन करेंगे फिलहाल। द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, कॉमा, टोटल रेडिएट एनर्जी पर यूनिट एरिया के बाद कॉमा लगा दिया, यानी कि अब उसकी बात, उसका नाम बोल दिया, अभी बात उसकी रोक दी गई है, अब दूसरी बात हो रही है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। और जो हम रेडिएंट एनर्जी लेंगे वो क्या लेंगे, वो परपेंडिकुलर लेंगे इंसिडेंस के डायरेक्शन के, यानी कि जिस डायरेक्शन में रेज हिट करेंगी हम उसके 90 वाले सरफेस की बात करेंगे। रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस r, और हम उस रेडिएंट एनर्जी को रिसीव की बात कर रहे हैं जिससे हम r डिस्टेंस पे रिसीव करेंगे, कहां से, एक स्टार से, उस स्टार से जिसका रेडियस r है।
अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, अलग अलग बातें बोल रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे चीजें अनरिलेटेड है। वो इसलिए बेटा क्योंकि ये क्लास में थ्योरी की तरह पढ़ाया जाता है, उसे बात मालूम है कि टॉपिक स्टूडेंट थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास के अंदर उसका हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं जिसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। अब क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये थ्योरी का हिस्सा है, टीचर ने डिस्कस किया होगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं कितनी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करूं, आपका तो पढ़ा हुआ है तो आपको तो एक इशारा दूंगा काफी होगा। हाँ, तो वो ये मानकर इसलिए लैंग्वेज अनक्लियर है बहुत ज्यादा। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बेटा ऐसा होता है, कोई भी स्टार हो या सन हो, मान लीजिए मेरे पास एक स्टार है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, टेम्परेचर टी। आपको पता है स्टार और सन, सन भी एक स्टार है, उसके सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट और लाइट न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है वो हीट और लाइट जो है वो रेडिएट होती है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कुछ इस तरह से जो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी वो इक्वली रेडिएट हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। तो स्टार या सन जो भी कहो आप, इसके सरफेस पे हर समय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है, एक्सेसिव हीट और लाइट प्रोड्यूस होती रहती है, और ये स्टार उसको रेडिएट करता रहता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब इस तरह से वो इक्वली डायरेक्शन में इमिट करता है। जब क्योंकि स्टार चारों तरफ बराबर बराबर रेडिएशन निकालता है तो जो हीट फैलती है वो स्फेरिकल फॉर्म में फैलती है। इस तरह से जो हीट निकलकर फैलेगी वो स्फेरिकल फॉर्म में फैलेगी, मतलब स्टार की जो हीट है वो निकलकर एक पूरे स्फेयर में फैल जाएगी। इस तरह से उसके चारों तरफ एक स्फेयर बन जाएगा, सारी हीट उस स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमारा सन भी हीट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है E सिग्मा A T की पावर 4। क्योंकि स्टार सन ब्लैक बॉडी है तो इमिसिविटी 1 होगी, सिग्मा कांस्टेंट है। स्टार सन स्फेरिकल बॉडी होती है, एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर टी की पावर 4। इतनी पावर रेडिएट करता है हमारा स्टार हर सेकंड। ये वो पावर है जो रेडिएट होगी, और ये पावर निकलकर ऐसे फैल जाएगी, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड फैल जाएगी, एक स्फेरिकल फॉर्म में फैलेगी। तो अगर मैं इस जगह हीट देखना चाहता हूं, इस जगह यहां पर, तो आपको देखना पड़ेगा आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से कितने डिस्टेंस पे है। लेट अस से आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से r डिस्टेंस पर, आप जानना चाहते हैं यहां पर कितनी हीट आएगी। तो बेटे मैं आपको बता दूं, स्टार की हीट सारी की सारी आपके पास नहीं आएगी। स्टार सारी हीट निकालकर खाली आपको नहीं देता, स्टार हीट निकालकर इक्वली रेडिएट करता है इन ऑल डायरेक्शन। स्टार हो या सन हो, वो जितनी हीट प्रोड्यूस करता है सबकी सब रेडिएट करता है, और ये है पावर रेडिएटेड। मगर ये पूरी की पूरी पावर किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाती, बल्कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चारों तरफ इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, एक स्फेयर के फॉर्म में। ये जो बड़ा सा स्फेयर है इसमें फैल जाती है सारी एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये पावर जो है एक पॉइंट पे नहीं जाएगी बल्कि इस पूरे स्फेयर पे फैल जाएगी। आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया चाहिए। वो जो एनर्जी फैल गई ना बड़े से स्फेयर में, हाँ, उसकी टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया चाहिए। तो एक काम करो, पावर रेडिएटेड को एरिया से डिवाइड कर देता हूं। ये जो पावर रेडिएटेड है इसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं। 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर टी की पावर 4, ये वो एनर्जी है जो स्टार रेडिएट करेगा। डिवाइड कर दो एरिया से। कौन से एरिया से? सर उस एरिया से जिसके ऊपर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। स्टार से पावर निकलकर चारों तरफ फैलती है, एक स्फेयर में फैल जाती है। तो जिस स्फेयर में फैली है उस पूरे स्फेयर के एरिया से डिवाइड करो। क्यों?
तो सारी एनर्जी उस पूरे स्फेयर पे तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जब एनर्जी स्फेयर को मिली है तो एरिया भी उसी का लेना है। इस पूरे स्फेयर का टोटल एरिया कितना होगा बेटे? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बताओ बेटे, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना आ गया? ये आ गया सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। इतनी एनर्जी पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगी स्टार से एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, तो अगर यहां स्टार है तो यहां से आर डिस्टेंस पर यहां पर यूनिट एरिया जो हीट आएगी वो इतनी आएगी। आप कहेंगे सर स्टार ने तो टोटल हीट इतनी निकाली थी। तो बेटा वो टोटल हीट सारी की सारी आपको थोड़ी मिलेगी, वो टोटल हीट तो रेडियली इक्वली डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार और सन के सरफेस पे लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है जो रेडिएट हो जाती है, और हीट कितनी रेडिएट होगी उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। यह आपको बताएगा स्टार ने कितनी हीट रेडिएट की है। मगर बेटे जो स्टार हीट रेडिएट करता है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो चारों तरफ इक्वली फैल जाती है। अगर मैं स्टार से आर डिस्टेंस पे देखूं तो सारी हीट आर को नहीं मिलेगी, सारी हीट इस बड़े से स्फेयर को मिलेगी जिसका रेडियस उस डिस्टेंस के बराबर हो। अब आपको जानना है कि इसको जो एनर्जी मिली है वो पर यूनिट एरिया कितनी है। हाँ, तो एनर्जी पूरे स्फेयर को मिली है ना, तो टोटल एनर्जी को इस स्फेयर के टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको एनर्जी पर यूनिट एरिया मिल जाएगी। तो स्टार से एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर जो हीट मिलेगी पर यूनिट एरिया वो इतनी हो। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है बेटा। यहां पर ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर 1227 डिग्री सेल्सियस emit radiation with maximum intensity at a wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। जिस वेवलेंथ पर रेडिएशन मैक्सिमाइज हो जाए उसे हम डोमिनेंट वेवलेंथ कहते हैं, और वेन्स लॉ कहता है कि डोमिनेंट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट बी के बराबर होता है। ठीक है, आगे लिखता है इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेल्सियस देन मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट। वो कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दूं तो अब रेडिएशन मैक्सिमम किस वेवलेंथ पर होगी। अब देखो, सिंस वेन्स लॉ कहता है डोमिनेंट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट जितना इनिशियली होगा ये प्रोडक्ट उतना ही फाइनली भी होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब तो यही होता है कि ये प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रोडक्ट जितना इनिशियली होगा उतना ही फाइनली भी। इनिशियली डोमिनेंट वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम और टेम्परेचर है 1227 डिग्री सेल्सियस, नॉट अलाउड। 273 ऐड करो, केल्विन चाहिए मुझे। ये डोमिनेंट वेवलेंथ इनिशियली या इनिशियल टेम्परेचर, फाइनली डोमिनेंट वेवलेंथ पता नहीं, फाइनल टेम्परेचर कितना है। देखिए जितना टेम्परेचर इनिशियली था उसके अंदर 1000 इंक्रीज कर दीजिए, बस यही कहा उसने यही कहा है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1000, जितना टेम्परेचर पहले था उसमें 1000 और ऐड कर दीजिए, और हाँ 273 लगा देना, केल्विन में कन्वर्ट कर देना। अभी आ जाएगा 5000 इंटू 1500 इक्वल्स टू डोमिनेंट वेवलेंथ इंटू स्क्वायर करेंगे 2500 आ जाएगा। 2500 बेटा 5000 को 2 से कैंसिल करेगा, 2 इंटू 15 3000 एंगस्ट्रॉम नई डोमिनेंट वेवलेंथ आ जाएगी। तो इस समय डोमिनेंट वेवलेंथ कितनी हो गई बेटा, हो गई है 3000 एंगस्ट्रॉम। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर। इसमें लिखा है स्फेयर मेंटेन एट 600 केल्विन हैज ए कूलिंग रेट आर। देखिए कूलिंग रेट आर का फॉर्मूला होता है, आपके पास होगा ई सिग्मा ए अपॉन एम एस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ये रेट ऑफ कूलिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब पढ़ते हैं। ए स्फीयर मेंटेन एट टेम्परेचर 600 केल्विन हैज ए कूलिंग रेट आर
in an external environment of 200 Kelvin। इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग R है, E पता नहीं, सिग्मा पता नहीं, A पता नहीं, M नहीं पता, S नहीं। बॉडी का टेम्परेचर इस समय 600 केल्विन है, वो पता है। एनवायरमेंट यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 200 है, ये पता है। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। मैंने रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे क्या लिखता है? इफ इट्स टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर, इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू 400 केल्विन देन कूलिंग रेट विल बी। कहता है अगर बॉडी का टेम्परेचर 600 से गिरकर 400 पर आ जाए तो नया रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा। ये फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। नया रेट ऑफ कूलिंग लेट अस से R डैश। अब क्योंकि बॉडी वही है तो इमिसिविटी, सिग्मा, एरिया, एम, एस सब क्या रहेगा? सेम। बस बॉडी का टेम्परेचर 600 से कितना हो गया? 400। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। तो मैंने कुछ नहीं किया, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला कितनी बार लगा दिया? 2 बार। अब एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो कॉमन टर्म है आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं R डैश को R से डिवाइड कर देता हूं, कॉमन टर्म कैंसल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास। ये बचेगा। बाकी ई सिग्मा ए एम एस कॉमन थे, वो सब आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। अब ये जीरो भी आपस में कैंसल हो जाएंगे ऐसे। 4 की पावर 4 क्या होता है बेटा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसका एक स्क्वायर और कर देंगे तो 256 आएगा। माइनस 2 की पावर 4 16 होता है, 6 की पावर 4 देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। फिर 36 का और स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, और 2 की पावर 4 16 है, तो बहुत सिंपल है। अब 256 माइनस 16 आएगा 240, और नीचे माइनस करेंगे ये आएगा 1280, ठीक। और देखते हैं क्या कैंसिल होगा। R डैश बाई R, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 24 बाई 128 और किससे कैंसिल हो सकता है? 4 से कर देते हैं। 4 इसे 6 से कैंसिल कर देगा, और इसे कैंसिल करेगा आपका 32, ठीक है। और कैंसिल होगा 2 से करेंगे, बस और कैंसिल नहीं होगा। तो R डैश बाई R बराबर आ गया 3/16। R उधर ले जाएंगे बेटा, तो R डैश आ जाएगा 3R/16। नया रेट ऑफ कूलिंग 3R/16 आ गया है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा आएगा बेटे? ये आएगा 3R/16। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें लिखा है बेटे, रेडिएशन एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T ऑफ सन इज E। देखिए रेडिएशन एनर्जी का जो रेट होता है, रेट ऑफ रेडिएशन, वो होता है E सिग्मा A T की पावर 4। ये फॉर्मूला होता है। इस समय एनर्जी E है और टेम्परेचर T है। हीट एनर्जी E है, टाइम पता नहीं, लेट अस से स्मॉल t, और टेम्परेचर T है। दैट बिकम्स इक्वेशन 1। इफ इट्स टेम्परेचर इज डबल, अगर मैं टेम्परेचर डबल कर दूं, देन रेडिएशन एनर्जी विल बी। तो रेडिएशन एनर्जी का क्या होगा? मान लेते हैं नई रेडिएशन एनर्जी E डैश हो गई, और टेम्परेचर डबल हो गया, यानी कि 2T की पावर 4। क्योंकि बॉडी वही है तो E सिग्मा A सब कुछ क्या रहेंगे? सेम। हाँ, टाइम नहीं बताया उसने हमें, तो अब इस केस में टाइम सेम लेने के अलावा कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम लूंगा तो मुझे वैल्यू चाहिए होगी, और क्वेश्चन में टाइम की कोई वैल्यू गिवन। तो उसका मतलब जो कंपैरिजन कर रहा है वो सेम टाइम में, मतलब पहले भी उसने जो एनर्जी देखी थी टी टाइम में देखी थी, और अब भी जो एनर्जी देखेगा वो सेम टाइम टी में देखेगा। जब दो चीजें हो और गिवन ना हो तो सेम मानने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो मैं टाइम सेम ले लिया बेटे मैंने, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो आप इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें ताकि सारे टर्म आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो आप डिवाइड करके देखेंगे बेटा, तो E डैश बाई E कितना आएगा? 16। 2 की पावर 4 16 होता है, तो E डैश आ गया 16E, और बाकी सब टर्म कॉमन थे तो कैंसिल हो गए, ठीक है।
तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 16